वेट, लग गया रास्ता। हो जाएगा। चलिए, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़े थे कुछ टॉपिक। अरे दो ही टॉपिक रह गए थे ना इसमें। गुड। क्या क्या रह रहा बोलो। तो यार बहुत आवाज की, कम करते हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। बेटे हमारा टॉपिक कौन कौन सा रह रहा था, फोर्थ और फिफ्थ। ओके चलिए, तुम भी आ जाओ भैया। इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो। इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो ना। इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर क्या होती है। अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर होती है कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। एक पार्टनर अपने कामों से फर्म को बाइंड कर सकता है। एक पार्टनर, बोलो, एक पार्टनर अपने कामों से फर्म को बाइंड। भैया एक बात बताओ, ये जो पार्टनर है वो फर्म का एजेंट है या नहीं है, बोलो बोलो। जो पार्टनर है वो फर्म का एजेंट है, तो पार्टनर के कामों के लिए कौन लायबल होगी, फर्म। तो अथॉरिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर, बोलिए एवरीबॉडी, कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। एक पार्टनर अपने कामों से फर्म को बाइंड कर सकता है, और ये कैपेसिटी दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। क्या हो सकती है बोलो, मतलब अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है पार्टनर की, एक्सप्रेस और जो एग्रीमेंट में डीड में लिख के दी गई हो, क्या होगी, एक्सप्रेस अथॉरिटी। जो एग्रीमेंट या डीड में लिख के दी गई हो तो क्या होगी, एक्सप्रेस अथॉरिटी। और अथॉरिटी प्रेज्यूम बाय लॉ, लॉ कहता है ले ले तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो होनी चाहिए, इंप्लाइड अथॉरिटी। अथॉरिटी प्रेज्यूम बाय लॉ क्या होगी, क्या मतलब, लॉ कहता है कुछ काम तो ऐसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, कुछ काम तो ऐसे हैं कि पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब भैया हम फर्म में बैठे हैं, कोई ग्राहक आ गया, माल नहीं बेचेंगे या सारे पार्टनर को फुल लगाओगे, बोलो माल बेचोगे नहीं बेचोगे। माल बेचना, माल खरीदना, माल मतलब होता है यहां पे गुड्स, और गुड्स के लिए जब गुड्स परचेज की जाती है तो इसके लिए क्या अकाउंट यूज करते हो, परचेजेज अकाउंट। क्या अकाउंट यूज करते हो, तो माल खरीदना, माल बेचना, उधार लेना, उधार देना, इंप्लॉय को हायर करना, उसकी सैलरी देना, और जो कॉमन खर्चे हैं करना, ये तो हर कोई कर सकता है नहीं। तो ये सारे काम किसमें आते हैं, इंप्लाइड अथॉरिटी में। किसमें आते हैं बोलो, किसमें आते हैं बोलो। लेकिन 8 काम ऐसे हैं, 8 काम ऐसे हैं कि कोई भी अकेला पार्टनर नहीं कर सकता। 8 काम ऐसे हैं कोई भी अकेला पार्टनर नहीं कर सकता। मेजॉरिटी से फैसला आएगा, मेजॉरिटी से, मैंने यहां वर्ड क्या यूज किया, मेजॉरिटी से फैसला आएगा तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे।
8 काम कोई भी पार्टनर अकेले नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ इंप्लाइड अथॉरिटी के एग्जाम्पल बताओ ना जो कर सकता है। बताइए, आप भी बताइए। खाली मैं ही क्यों बताऊं, आप भी बताओ, मैं फिर इसकी थोड़ी सफाई कर दूं, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो जाता है कभी कभार। हाँ जी बेटे, एक बात बताओ, फर्म में रहते हुए माल खरीदना बेचना कॉमन सी बात है। अगर नहीं खरीद बेच करेंगे तो काम धंधा कैसे चलेगा? और क्या बाकी पार्टनर से पूछ पूछ के बेचोगे, पूछ पूछ के खरीदोगे? बोलो हाँ या ना। नो भैया, माल खरीदना, माल बेचना, उधार लेना देना, वर्कर रख लेना, वर्कर को निकाल देना, उसकी सैलरी दे देना, वकील जरूरत पड़ी तो हायर कर लिया, ये कॉमन कॉमन से काम है। ये तो कर ही सकते हैं, इसके लिए बाकी पार्टनर से पूछने की जरूरत नहीं है। पर 8 काम ऐसे हैं, कितने काम बोलो, बोलो ना, 8। 8 काम ऐसे हैं अकेला पार्टनर नहीं कर सकता। जैसे 3 पार्टनर है, कम से कम 2 राजी होंगे तो कर पाओगे, अकेले नहीं कर पाओगे भाई। सहमत? तो कौन से है वो 8 काम? एक एक करके पढ़ते हैं, टॉपिक खत्म। थोड़ा स्लो चलूंगा आज, अभी रिकवरी फेज में है मामला, ठीक है ना। हो जाता है कई बार, चल रहा है फीवर वीवर, लाइन से चल रहा था, मेरे से भी होके निकल गया, चलता रहता। इसलिए आपकी छुट्टी हो गई, मैं यूजुअली करता नहीं हूं। या तो कहीं घूमने जाता हूं तो करता हूं, घूमने तो गए नहीं कहीं, लेकिन क्या करें, कॉमन सी बात, ज्यादा हो गया था तो फिर मैंने कहा चलो एक आध दिन रेस्ट कर लिया जाए। फिर मुझे ही नहीं था, घर पे भी बताया था मैंने, ठीक हुई था। उसको भी आज जाके भेजा, 4 छुट्टी हो गई उसकी, बड़ा दुख लगता है। आपके पेरेंट्स को भी दुख लगेगा ना, आप 4 दिन क्लास नहीं आ पाओगे तो। ऐसे ही हमें भी बड़ा दुख लगता है, 4 छुट्टी हो गई, क्या करेंगे। मेरी भी एक हो गई, कोई बात, हम ठीक चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बड़ा कंफर्टेबली चल रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से। और भी कोई बहुत ज्यादा वो सरदर्दी वाली चीजें नहीं आई है। बट आप पे भी एक मौके होते हैं, याद करने के मौके आते हैं, करते रहा करो साथ साथ, याद करके चलो भैया, है। चलो, तो पहला काम बोलो बेटे, चलिए पहला काम, आइए, सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फर्म बिजनेस फॉर आर्बिट्रेशन। फर्म के बिजनेस में कोई रहते हुए कोई डिस्प्यूट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं? विवाद। अब विवाद हो जाता है तो हम लोग कहां जाते हैं नॉर्मली? उधर छोड़ना यार, अपने बताओ क्लियर बात। कहीं विवाद होता है किसी पार्टी से तो हम कहां जाते हैं? हाँ? कोर्ट। कहां जाते हैं? पर ये हमारा पार्टनर चाहता है कि हम कोर्ट में न जाके कहा जाए, आर्बिट्रेटर के पास। अंडरलाइन करो, आर्बिट्रेशन। हमारा पार्टनर चाह रहा है कि हम कोर्ट में न जाके आर्बिट्रेशन में जाए, तो वो अकेला डिसाइड करेगा या हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे? मिलकर डिसाइड करेंगे। अब बच्चा कहता है सर पहले ये तो बताओ, ये आर्बिट्रेशन होता क्या है? सच बात है, बताना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन क्या होता है? देखो बेटे, कोर्ट ने ना डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए लॉ ने क्या किया है, एक एडीआर बनाया है। क्या एडीआर रास्ता निकाला है? एडीआर क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम कोर्ट में ना जाके ना हम बाहरी फैसला ले सकते हैं। कोर्ट में ना जाके बाहर फैसला, बाहर कैसे? कॉन्सिलेशन करवा लो, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे रास्ते हैं। बेटे मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने लॉ भी किया, एलएलबी किया,
भगवान मौका दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा और पढ़ते रहते हैं हम लोग। तो वहां पे एक एक्ट पढ़ा हमने, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, बकायदा एक्ट है इसका। अब कॉन्सिलेशन एक तरीके से मध्यस्थ हो गया, आर्बिट्रेटर कौन हो गया, मध्यस्थ हो गया, मध्यस्थता करवाएगा ना वो बैठ के, एक जज की तरह ही काम करता है वो आर्बिट्रेटर। लेकिन आर्बिट्रेटर के फैसले कहां आ जाते हैं, ऑफिस में बैठ के। जैसे आप में कोई डिस्प्यूट हो गया, आपने कहा मदान सर को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते, मैं दोनों पक्षों की सुनवाई करके जो सही फैसला होगा सुनवा दूंगा, फिर भी ना मानो तो जाओ कोर्ट, कौन मना कर रहा है। लोग चाहते हैं कोर्ट में जाने से बचे, क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो क्या मिलेगी, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा, और मिलेगी तो सिर्फ तारीख। और तारीख में इंसान ऐसा उलझता है कि दादाजी ने केस डाला होता है और पोताजी इंसाफ लेने जा रहे होते हैं। ऑलरेडी कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, इसलिए कोर्ट ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का रास्ता दिया है, जिसमें हम कोर्ट में ना जाके आर्बिट्रेशन से ले सकते हैं। और देसी भाषा में समझना हो आर्बिट्रेशन, वैसे आर्बिट्रेशन नहीं अलग होता है, लेकिन मैं वैसे बता दूं, गांव में कौन होते हैं, सरपंच। गांव में होते हैं ना पंचायत, सरपंच। जो पंचों का फैसला होता है वो गांव को मान्य होता है, पर वो जो सरपंच होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको लीगल प्रोसेस की जानकारी नहीं होती, वो लॉ के नॉलेजेबल पर्सन नहीं होते, तो उनको आर्बिट्रेटर नहीं कह सकते। आर्बिट्रेशन बकायदा लीगल पर्सन है, लॉ ने अथॉरिटी दी है, इसको एक्ट बना हुआ है, तो हम उसके थ्रू भी फैसला ले सकते हैं। अब हमारा एक पार्टनर चाह रहा है कि चलो कोर्ट में ना जाके, किसी पार्टी से हमारा विवाद हो गया, हमारा एक पार्टनर चाह रहा है कि कोर्ट में ना जाके आर्बिट्रेटर पे चले जाएं, क्या वो उसके कहने पे चलेंगे या बाकी पार्टनर की सहमति चाहिए, बोलो, क्लियर है बात। अगर मेजोरिटी से फैसला आएगा तो आर्बिट्रेटर पे जाएंगे, नहीं तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, करेक्ट। पहला पॉइंट क्लियर है, बोलो भाई, पहला पॉइंट क्लियर है सबको। अगर आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट को लेकर जाना है, विवाद को, तो क्या चाहिए, मेजोरिटी से फैसला चाहिए। आगे चलो, सेकंड, कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश ऑफ एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय फर्म अगेंस्ट एन आउटसाइडर। हमारी फर्म ने किसी पे 5 लाख रुपए का मुकदमा ठोका था, हमारी फर्म ने किसी पे 5 लाख का केस डाला था, वो 2 लाख रुपए लेके आ गया, ये 2 लाख ले लो और कंप्रोमाइज कर लो, तो कर लोगे क्या, क्या बाकी पार्टनर से पूछे बगैर कंप्रोमाइज कर लोगे क्या, नहीं करोगे भाई। अगर मान लो हमारी फर्म ने किसी पे केस डाला है 5 लाख का, वो कह रहा है 1-1.5 लाख लेके सेटलमेंट कर लो यार, तो आप अकेले नहीं कर सकते, पहले आपको बाकी पार्टनर से सहमति लेनी पड़ेगी। क्यों करोगे कंप्रोमाइज, हम तो कहेंगे केस लड़ेंगे, पूरा अमाउंट रिकवर करेंगे, हम क्यों कंप्रोमाइज करें, है ना। अगला, विड्रॉ ए सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। हमारी फर्म ने किसी पे केस डाला है, कोई पार्टनर वो केस वापस ले सकता है अपने से, बोलो, कि खुद ही केस वापस ले ले, नहीं ना। अगर हमारी फर्म ने किसी के ऊपर केस डाला है, क्या अकेला पार्टनर केस वापस ले सकता है क्या, नहीं। चौथा, एडमिट एनी लायबिलिटी इन ए सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। हमारी फर्म के ऊपर किसी ने केस डाल दिया 10 लाख रुपए का, एक पार्टनर हमारा कहता हाँ जी देने हैं, ऐसे कैसे देने हैं भैया, हम तो केस लड़ेंगे, चवन्नी भी नहीं देंगे भाई। अगर किसी ने हमारी फर्म पे केस डाल दिया 10 लाख रुपए का या कितने का भी, तो क्या कोई पार्टनर लायबिलिटी एडमिट कर लेगा अपने आप, लायबिलिटी स्वीकार कर लेगा, बोलो, नहीं कर सकता। ये 4 केस तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो गए, ठीक है। अब 2 केस ये है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी अकेला पार्टनर ना तो खरीद सकता है ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। 2 पॉइंट और कवर हो गए, एक्वायर और ट्रांसफर। ना एक्वायर करेगा ना ट्रांसफर करेगा, मतलब फर्म की बिल्डिंग बेच सकते हो क्या, बोलो, मेजोरिटी से बेच सकते हैं। फर्नीचर बेच सकते हो, वो मूवेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं कर सकता, ठीक है। अगला, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम से खुलवा सकता है क्या, बोलो, फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम से नहीं खुलवा सकता। फिर एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म।
खुद चाहे कहीं पार्टनर बनना तो बन सकता है, पर फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप नहीं कर सकता। फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप नहीं कर सकता। क्लियर है बात? कि भाई पार्टनर मैं बनूं और लाइबल फर्म हो जाए, कि मैं फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप कर रहा हूं, मतलब मैं पार्टनर बन रहा हूं आप लोगों के बिहाफ पे, क्या आपकी बिना सहमति के बन जाऊंगा क्या? नहीं। तो ये है कॉन्सेप्ट। ये 8 काम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में? सुन बेटे, अदिति सुन बेटा, सुनो। डिस्कस द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। बोलो, डिस्कस द, बोलो बेटा, बोलो बेटे, डिस्कस द implied authority of a partner. What are the acts beyond implied authority of partner? What are the, सीधा सीधा 5 नंबर 8 नंबर तक में आया हुआ है क्वेश्चन, 8 नंबर। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है और कौन कौन से काम है बियॉन्ड द इंप्लाइड अथॉरिटी? सीधा आंसर, सीधे नंबर, 5 से 8 नंबर पक्के, अगर आए तो। आया हुआ कई बार, इसलिए बता रहे हैं। What do you mean by implied authority of partner? Discuss the acts which are beyond the implied authority of partner. सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर, सीधे नंबर। Done it everyone? Let us proceed further. Last topic of this chapter, then we will proceed further to the next chapter. ठीक है ना? और ये एक्ट खत्म होने के बाद हमारा एक इंट्रोडक्टरी वाला भी कर ही रखा है हमने, है ना? तो अपना दोनों मिला के आपके ठीक ठाक नंबर कवरेज हो जाते हैं, 22 एक नंबर कवरेज हो जाते हैं। अच्छा लगता है, ठीक है ना, कि इतना कवरेज आपका हो जाएगा अगर आप ढंग से चलते रहोगे। सोचो फिर करा देंगे, फिर करा देंगे, तो ये फिर तो होता ही रहेंगी चीजें। ये फिर के चक्कर में दिमाग मत फेर लेना, जो करा दिया पैक करके रखो। अगले चैप्टर के बाद खत्म है पार्टनरशिप, ध्यान रखना ये बात। और अगला चैप्टर अगली क्लास में खत्म है, और क्या, अगली क्लास में खत्म है। कितने 4-5 टॉपिक है, और क्या। चलिए चलिए, अब चेक भी करेंगे निकम्मे, यकीन नाम की चीज ही नहीं है हिंदुस्तान है ना। 5 है, 4 है, 5 होंगे। आ जाओ वापिस आ जाओ, टॉपिक रह गया इसमें, चेक करेंगे। आती है, होती है आदत, मजाक कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हुए, एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर इंप्लाइड अथॉरिटी। एक्सटेंशन होता है बढ़ाना और रिस्ट्रिक्शन घटाना, कम करना, लिख लो। एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी, ठीक है ना। एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। The implied authority of a partner may be extended or restricted. पार्टनर की implied authority बढ़ाई और घटाई जा सकती है बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। भाई पार्टनर लिख के तो बढ़ा सकते हैं अथॉरिटी, एग्रीमेंट में लिख के तो अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। पार्टनर की implied authority को घटाया और बढ़ाया जा सकता है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय डीड में लिखकर। एक्सप्रेस एग्रीमेंट एक ही तो होता है बेटा, एक ही तो होता है क्या? डीड में लिख दो, जो चीज डीड में लिख दो कर सकते हैं, जो चीज लिख दो डीड में, अरे क्या। तो पार्टनर की ये जो इंप्लाइड अथॉरिटी पढ़ाई थी, इसे घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। बट वो एग्रीमेंट थर्ड पार्टी के केस कब लागू होगा? पढ़ो। नंबर 1, जब थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन का मालूम हो। कोई बात, हेलो 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 1 2 3 हेलो, सुनो। कोई बात सुन, क्या ना बेटे, रिया सुन।
कोई बात हमने लिख दी, कहां लिख दी? डीड में। डीड में लिख दी कि पार्टनर जो है 5 लाख से ऊपर का उधार नहीं ले सकता। केस स्टडी आ सकता है। हमने डीड में लिख दिया कि पार्टनर 5 लाख से ऊपर का उधार नहीं ले सकता। अब थर्ड पार्टी को इस बात का पता ही नहीं, उसने 10 लाख का उधार दे दिया फर्म के नाम पे, तो थर्ड पार्टी फर्म को लायबल करेगी नहीं करेगी? थर्ड पार्टी पे तो रिस्ट्रिक्शन तब लागू होगी जब थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन का मालूम हो। पढ़ो पहली लाइन, थर्ड पार्टी नो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। वो कहता है ये तुम्हारे घर का मामला है, मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी बताया तुमने, या मुझे थोड़ी डीड दी है। बात समझ में आ रही है? अगर इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया हो तो थर्ड पार्टी के केस तो वो रिस्ट्रिक्शन तब लागू होगी ना जब थर्ड पार्टी को उसके बारे में मालूम हो। जब थर्ड पार्टी को उसके बारे में मालूम ही नहीं तो रिस्ट्रिक्शन कहां से लागू हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट पढ़ो। थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद पार्टनर ऑफ द फर्म। ओहो, रुकिए रुकिए रुकिए, रुक जा भाई, रुक जा। The third party does not know that he is dealing with the partner of the firm. थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि वो पार्टनर ऑफ द फर्म से डील कर रही है। जब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि वो पार्टनर ऑफ द फर्म से डील कर रही है, एक मिनट रुकिए, रिस्ट्रिक्शन इंपोज ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर बाय एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अच्छा, तो अगर आपको पता ही नहीं कि आप पार्टनर से डील कर रहे हो फर्म के, तो आप फर्म को लायबल कर पाओगे? अगर मैं डील तो फर्म के लिए कर रहा हूं, लेकिन जब मैं आपसे डील करने आया मैंने इंडिविजुअल लेवल पे डील किया, आपको नहीं पता मैं फर्म के लिए डील कर रहा हूं, तो क्या आप फर्म को लायबल कर पाओगे? बोलो, नहीं कर पाओगे। ये बात याद रखिएगा। तो ये बड़े ध्यान से पढ़ने की चीज है। एक बार रीड करो, फिर से रिपीट कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी तो है नहीं। एक बार रीड कर लो, फिर से रिपीट कराता हूं, रीड करो। ये 2 पॉइंट को, ये पूरा ये कंडीशन कब लागू होंगी, एक बार रीड करो इसको जरा ध्यान से। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन थर्ड पार्टी के केस कब लागू नहीं होंगी? जब उसे पता ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता ही नहीं है तो लागू नहीं होंगी, और पता था तो लागू होंगी। दूसरा, अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में, अगर वो उसको पता ही नहीं कि वो एज ए पार्टनर डील कर रहा है, तो वो तो उसी को लायबल करेगा, फर्म को थोड़ी लायबल करेंगे। लेकिन अगर पता था पार्टनर के एज ए पार्टनर डील कर रहा है तो फर्म को भी लायबल करेंगे। तो ये दोनों बातें समझने वाली हैं। कहते हैं पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी को बढ़ाया घटाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट करके अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, देखो छोटा क्वेश्चन छोड़ के छोड़ना नहीं है, केस स्टडी पूरा उठ के आ जाता है इतने से पॉइंट पे। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन द रिस्ट्रिक्शन इंपोज ऑन इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर बाय एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट थर्ड पार्टी। इफेक्टिव कब होंगी? जब थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन मालूम थी। अगर तुम्हें पता था कि ये 5 लाख से ऊपर का लोन नहीं ले सकता तो क्यों दिया? पता था कि फर्म के लिए ये 5 लाख से ऊपर का लोन नहीं दे सकता, ले सकता, तो क्या आप 10 लाख का लोन दोगे? और अगर दोगे तो क्या फर्म को लायबल कर पाओगे? पर आपको पता ही नहीं था।
आपको पता ही नहीं था, आपने लोन दे दिया। बोलो लाइबल करोगे नहीं करोगे? करेंगे फर्म को लाइबल। और दूसरा, अगर वो दैट थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही डीलिंग विद द पार्टनर ऑफ द फर्म, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि वो पार्टनर ऑफ द फर्म से डील कर रही है, तो उस केस में भी वो, उस केस में उस केस में रिस्ट्रिक्शन लगी या नहीं लगी क्या फर्क पड़ता है? फर्म को तो लाइबल कर नहीं सकते जब आपको पता ही नहीं है, फर्म के पार्टनर से डील कर रहे हो, फिर तो रिस्ट्रिक्शन लगे ना लगे आपको क्या मतलब? कोई मतलब है क्या? आपको पता ही नहीं है ना पार्टनर हूं मैं फर्म का। फिर तो ये बात ध्यान से पढ़ने की है, देख लो एक बार। डन। एक बार फिर से रीड कर लो बेटा, एक बार फिर से रीड कर लीजिए। क्लियर। बढ़ाना और घटाना, इंप्लाइड अथॉरिटी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। कैसे? कैसे इंप्लाइड अथॉरिटी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? कैसे है? बोलो। इंप्लाइड अथॉरिटी को बढ़ाया घटाया जा सकता है कैसे? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट करके। अरे पहले पूरी बात तो पढ़ ले। कॉन्ट्रैक्ट करके। कैसे? बोलो। एग्रीमेंट करके। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो थर्ड पार्टी को पता तो हो रिस्ट्रिक्शन, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है रिस्ट्रिक्शन, तो थर्ड पार्टी ने लोन दे दिया तो कहेगी पैसे दो। आपने कहा था, हमने कहा भैया हमारा ये पार्टनर है गौतम, ये 5 लाख से ऊपर का लोन नहीं ले सकता, ये हमने एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया। लेकिन सामने वाली पार्टी से इसने 10 लाख का लोन ले लिया। सामने वाली पार्टी कहेगी मुझे थोड़ी पता है कितना का लोन ले सकता है, ले सकता। अगर उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं पता तब तो वो फर्म को लाइबल करेगी। हेलो। अगर थर्ड पार्टी को, सुन लो क्लियर देगा क्वेश्चन में, अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन नहीं पता, निकम में पढ़ लेना, दोस्ती यारी कौन या बाद में मार लियो, समझ ले चीज को। अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन नहीं पता तब तो वो फर्म को लाइबल करेगी, पर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन पता थी फिर भी उसने लोन दे दिया तो वो फर्म को लाइबल नहीं कर सकती। बस इतना ही है। 10 बार बोलने से चीज अलग नहीं हो जाएगी। आगे बढ़ो। डन है। चलिए। अब बेटे आप लोग तो याद दिलाते नहीं हो, पर मैं टीचर, मेरा फर्ज है कि आपकी पुरानी से पुरानी बात याद रखूं। कि आप में से कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर केस स्टडी के बारे में आपने हमें बताना है, कैसे क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो आइए उसे भी समझ लेते हैं, फिर हम नए चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो मुझे याद आ जाती है चीजें। हाउ टू सोल्व केस स्टडी इन एग्जाम, ये भी ध्यान से देख लो। बेटे सबसे पहले तो क्या करना है, एग्जाम में जो भी केस स्टडी आए,
Read the case study carefully and link up with the relevant provision of law. क्या हुआ? Read the case study carefully, very very carefully, and link up with the relevant provision of law. केस स्टडी को ध्यान से पढ़ें और एक बात ध्यान रखना बेटे, एग्जाम चाहे आप अकाउंट्स का दें या लॉ का दें या मैथ्स या इकोनॉमिक्स, स्पीड आपकी चाहिए एकदम चीते वाली। चीता स्पीड से भले दौड़े पर अपना टारगेट मिस नहीं करता, टारगेट निगाह में ही रहता है, आंसर सही जाना चाहिए। तो एग्जाम में पास होने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी विद स्पीड। अगर आप एक्यूरेट कर रहे हैं पर स्पीड से नहीं कर रहे तो पेपर छूट जाएगा, और स्पीड से कर रहे हैं एक्यूरेट नहीं कर रहे तो भी फेल हो। सही भी करना है और स्पीड से भी करना है, सही भी करना है, बोलो ना सब लोग, सही भी करना है तो कैसे होगा जी? प्रैक्टिस। ये बात सबको मालूम। सर जब सारी बातें तो हमें मालूम होती है तो फिर हमें दूसरों से सुनना क्यों पड़ता है? दूसरों से सुनने से थोड़ा सा जाग जाते हैं, बस इतना होता है। मेरे साथ भी यही है, सबके साथ यही है। अपना मन करेगा कुछ करवा ले, कुछ कर ले, दूसरा बोलेगा तो बंदा कहता नहीं यार करना चाहिए। और लीडर्स वही बनते हैं जो दूसरों के बिना कहे वो काम करते हैं जो जरूरी है। जितने भी लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो लोग जो चीज जरूरी है बिना कहे कर नहीं रहे। चाहे किसी की पेमेंट करनी हो, चाहे कोई काम कंप्लीट करना हो, चाहे कोई रिवीजन करनी हो, चाहे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, चाहे जितना टीचरों ने पढ़ाया उतना अपडेट करना हो। ये जो लाइफ ना कुछ फंडामेंटल तथ्यों पे चलती है, और वो जो तथ्य है ना, सच्चाई है, वो कभी दो हो ही नहीं सकती। सच्चाई कभी दो हो सकती है क्या? सच्चाई हमेशा एक ही होती है। और सच ये है, मेहनत करने वाला पास हो जाता है, पर लीडर कौन बनता है? लीडर वही बनेगा, राजा वही बनेगा जो अपनी मर्जी से काम करेगा, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के कहे, और सही काम करेगा। मेरी मर्जी है तो मैं पढ़ रहा हूं, मेरी मर्जी है तो मैं उठ के आया हूं पढ़ाने। कल मैंने थोड़ी इन्होंने थोड़ी कहा कि आना, मेरे से पूछा आपने पढ़ाना नहीं पढ़ाना, क्योंकि मेरी तबीयत है, मैं देखूंगा ना तो मुझे अलाउ कर रही है नहीं कर रही तो मैं डिसीजन लूंगा। पर मैं जबरदस्ती के भी तबीयत को भाव नहीं दूंगा कि हाँ यार 70-80 है तो चल तब भी बैठा रह घर पे। नहीं, 70-80 पे अपन आ जाते हैं, पर 20-30 पे नहीं आ सकते कि 80% खराब है तो उठ के आ जाओ। उस दिन फीवर 102-103 था तो फिर छुट्टी करी उस चक्कर में। ऊपर से फीवर घर पे भी तो लगा हुआ था ना, उसका बच्चे का भी ध्यान रखता, टेस्ट वेस्ट कराए, करानी पड़ जाती चीजें। सही चीज ना खुद करो, आदत डालो। 5 साल दो, 10 साल दो, अपनी एक हैबिट बना लो, जो चीज सही लगे कर डालनी है, कर डालनी, कर डालनी है। इतना पैसा, इतना नाम और इतना कुछ कमाओगे जीवन में कि साला संभालते नहीं संभलेगा, जब बिना किसी के कहे सही काम करने लग जाओ। और सक्सेसफुल वो भी हो जाते हैं जो कहने पे भी कर देते हैं।
पर अनसक्सेसफुल वो रहते हैं जो कहने पर भी नहीं करते। ये इस तरीके के लोग होते हैं जिनको बार बार टीचर कहेगा पढ़ ले, क्वेश्चन कर ले, ये कर ले, नहीं करेगा, वो फिर अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। जो कहने पे भी कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो बिना कहे ही करते रहते हैं वो बनते हैं असली लीडर। खाना खाना होता है, किसी से पूछते हो खाना खा लूं, तो उसको पूछते हो, टीचर से पूछते हो, बल्कि मांग के खाते हो, दो मुझे, मम्मी को बोलोगे, पापा को बोलोगे, या हो हॉस्टल पीजी में रह रहे हो, वहां भाग भाग के जाओगे दुकान पे, चल भाई पैक करा के ला कड़ी चावल खाने, पूछते हो किसी से। नीड अराइज होती है अपने आप, पानी पीना होता है, किसी से पूछना पड़ता है। जिस दिन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको खाने और पानी की तरह करने लग गए ना, उस दिन आपको किसी धर्मेंद्र मदान, किसी कैलाश ठाकुर, किसी पंचन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। उस दिन आप अपना रास्ता खुद तय कर लोगे। हम आपके मार्गदर्शक है बेटे, हम आपकी उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे हर जगह, आपको खुद अपना रास्ता तय करना। पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। ये नहीं भी बोलेगा तो भी पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, मुझे बनना है, ये क्या करेगा, ये तो बन गया जो बनना था, ज्यादा क्या होगा, 10 20 50 और कमा लेगा, इससे मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। जो भी सामने वाला व्यक्ति बैठा है, आप उसके बारे में ये परसेप्शन ले सकते हो, भाई इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, खुद से करो। नींद आती है खुद से सोते हो ना, पढ़ाई भी खुद से करो, खुद से खुद को जगाओ कि हाँ भैया करना है। सेल्फ ऑटोमेटेड मोड पे आ जाओगे ना, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है, सबके अंदर यही कमी है, हमारे अंदर भी। चीजों को हम फोर्सफुल बना देते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, तब जाके हम काम करते हैं, इसलिए हम जिंदगी में पीछे हो जाते हैं। जब सिर पे आन पड़ती है, डू और डाई की स्थिति आ जाती है। लास्ट बैच में एक बिटिया बैठ रही थी, यहां पे बैठती थी ना, यहीं पे, या तीसरी चौथी लाइन में, 100 से 150 के स्टडी कॉपी में किया उसने, उसकी कॉपी अभी भी ला के देख लेना। क्या नाम था उसका, चेतना। चेतना उसकी जागृत है ना, इसलिए। मतलब बड़ी सीधी सादी सी बच्ची है, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। अब पास फेल होना एक अलग विषय है, वो ठीक है अपनी जगह, मैं बाकी सब्जेक्ट की थोड़ी गारंटी लूंगा, पर ऐसे बच्चे को ईश्वर भी देखता है। अपने हाथ से जो बच्ची बैठ के 100 के स्टडी हाथ से लिख के रजिस्टर में आ रही है, रोज लाके दिखा रही है, कमियां चेक करवा रही है, यार फिर टीचर कैसे मान जाए या कोई कैसे मान जाए कि लो एग्जामिनर उसे फेल करेगा। और आप प्रवचन सुन के रख दोगे तो कौन मानेगा पास करेगा। प्रैक्टिस करिए, और बहुत बड़ा काम नहीं है, कॉमन पार्ट है लाइफ का। जैसे खाना खा रहे हो, सो रहे हो, पानी पी रहे हो, घूम रहे हो, वैसे पढ़ाई भी कर रहे हो, क्या भी कर। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कोई आपने कोई मिसाइल तैयार करने के लिए नहीं आपको कहा जा रहा कि हाँ भैया ऐसी मिसाइल तैयार करो जो 10,000 किलोमीटर पे वार कर सके, जा सके, वार हेड लेके जा सके। ऐसा तो आपको कोई कार्य दिया ही नहीं जा रहा। आपको तो बस ये कहा है, ये जो लिख के दिया है इसे याद कर लो, लिखाना एग्जाम में, बात खत्म। कोई लंबा चौड़ा काम है ही नहीं, ठीक है ना। और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते चलो, ठीक है ना। जिम्मेदारी मतलब पहली जिम्मेदारी आपकी पढ़ाई, फिर कुछ समय बचे तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ स्पेंड करो, फिर कुछ समय बचे अपने दोस्तों के साथ भी स्पेंड करो, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। हम ये नहीं कहते सब चीजें जरूरी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बैलेंस करो लाइफ को, मजा आएगा लाइफ जीने का। कल हम नहीं बैठे, हमने अपना चाहे तबीयत थोड़ी ठीक ओके हो गई थी तो रात को अपना
12:30 बजे 1 बजे आए हम। वही सोसाइटी में ही नीचे ही थे, वहीं पे अपना बच्चों का खूब परफॉर्मेंस हुए, फिर हम भी बैठे रहे वहीं पे, भजन वजन संध्या चल रही थी, अपना प्रसाद वरसाद लेके आ गए। थोड़ा अच्छा लगता है, और क्या, चेंज हो जाता है। ये नहीं कि कुछ और हो रहा, कुछ चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, बंदा थोड़ा सा बेटर फील करता है। वही चार दीवारी में बंधे रहे बंदा, अपना बैठे वहां पे खुले आसमान के नीचे, सामने मंदिर है अपना, लाइटें वाइटें जल रही है, फूल वूल बिरस रहे हैं, गुलाब के फूल डाल रहे हैं सब बढ़िया से, बच्चे डांस कर रहे हैं तैयार हो के, सुंदर सुंदर बच्चियां, तो अच्छा लगता है, एक अच्छा वातावरण होता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, फिर अपना पूरा कर कर आके अपना, ये इसलिए त्योहार हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लाते हैं। तो आप सब कुछ करते हुए चलो लाइफ में, जो भी अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, करते हुए चलो, कोई चीज ना नहीं है। जन्माष्टमी भी मनाओ, ईद भी मनाओ, दिवाली भी मनाओ, जिसका भी जो त्योहार है, और जिसका जो त्योहार है उसे विश भी करो। कोई मुस्लिम दोस्त है उसको ईद की बधाई दो, कोई मुस्लिम दोस्त का हिंदू दोस्त है वो दिवाली की बधाई दे। वो अपने धर्म में रह के अच्छे से त्योहार मनाए, वो आप अपने धर्म में रह के मनाए। और धर्म भरम कुछ होता भी नहीं है, फालतू के बना रखे टाइम पास के लिए, है ना, कुछ नहीं होता रियल मायने, ठीक है ना, फालतू में बना रखे हैं जबरदस्ती के, और दिमाग में वोट डाल रखे हैं लोगों के, अनपढ़ वाले काम कर रखे हैं। चुपचाप अपना पढ़ाई वढ़ाई करो, जिंदगी जियो, बात खत्म अच्छे से। और एक चीज और ध्यान रखें, जैसे मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूं तो बात को मैं पूरी करूंगा, टाइम बताओ उसके हिसाब से चलूंगा, कितना हो रहा है, हाँ 5 मिनट में पूरे लूंगा कम से कम इस बात पे। हमें थोड़ा, हमारा हिंदुस्तान ऐसा बनता जा रहा है कि आप लोगों को रमे इसमें रहने में शर्म आएगी। जो हमारे हिंदुस्तान में ये घटनाएं चल रही है, साला कौन बाप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने भेजेगा, सीए बनाने भेजेगा, लॉयर बनाने भेजेगा, अगर ऐसी चीजें होंगी तो यार बताओ, सेफ नहीं है यार हमारा हिंदुस्तान। कैसे लोग हैं यहाँ पे, खाली वो चीज नहीं है कि कोलकाता की घटना हो गई, उधर महाराष्ट्र में हो गई, उधर अभी आसाम में हो गई, पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसे में कैसे लाइफ चलेगी, कैसे जीवन चलेगी। सोचिए आपके घर में भी छोटी बहन बड़ी बहन हो सकती है, हमारे घर में बिटिया है, ये लोग भी हैं बच्चे, मतलब बंदा आता है बाहर आता है जिंदगी में काम करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सोचो उस माँ बाप ने पहले गोदी लेके पाला होगा बेचारी को, गोदियों में पाला होगा, गाने गाए होंगे, मेरे घर आई एक नन्ही परी। हमारे घर में भी भाई मतलब बहनें होती है, राखी बंधवाते हैं हम लोग, समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं लोग, दिल दुखता है अंदर से। आपको खुद डर लगेगा, अगर आपके बराबर की बहन होगी ना छोटी बड़ी, आपको डर लगेगा यार कैसे भेजे, आपको डर लगेगा। सोसाइटी में डर पैदा हो रहा है इन घटनाओं के कारण। कोई भेजेगा ऋषिकेश या कहीं इधर उधर मेडिकल की पढ़ाई करने, या किसी भी चीज की पढ़ाई करने, कि जा कलकत्ता जाके डिग्री लेके आई हो, जा बॉम्बे जाके डिग्री लेके आई हो। तो बड़ा इनसिक्योर एनवायरमेंट हम बनाए जा रहे हैं। इसका इलाज क्या है, वी ऑल नीड टू बी विजिलेंट, हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी। कोई भी कहीं गलत दिखे, कोई दिखे बस में मेट्रो, धरो साले को पकड़ के वही। ये मत देखो कि वो आज किसी और की बहन थी, कल को तुम्हारी बहन भी हो सकती। अगर तुम किसी की बहन की रक्षा करोगे, कल को तुम्हारी बहन की रक्षा के लिए कोई और भाई खड़ा होगा। और भाई बनना जरूरी है रक्षा के लिए, इंसान बनना जरूरी है।
बड़ा अजीब लगता है कि एक लड़की को चीरन और रखे गिद्ध दिखा रखे होते हैं। अबे गिद्ध नहीं करते, इंसान करते हैं। गिद्ध तो बदनाम है। गिद्ध को बदनाम कर रहे हो, गिद्ध की फोटो क्यों डालते हो भाई? इंसान की फोटो डालो। गिद्ध का क्या कसूर बेचारे का? वो तो उड़ रहा है, पक्षी है बेचारा। वो देख रहे हैं गिद्ध नोच रहे हैं। अरे गिद्ध क्या नोच रहे हैं? इंसानों की फोटो डालो वहां पे। इंसान इंसान को नोच रहा है, यही देखना रह गया था इस जीवन में। मर जाए इससे बढ़िया तो बंदा कि 20 जगह इंसान के जख्म कर सकता है कोई। इतना बख्शी हो रहा है क्या? मां को भी ऐसी नोचा था क्या दूध पीते समय? कितना रोता होगा। क्या जानवर से बदतर कौम बना दी मैं। बड़ा दुख लगता है। तो बेटे मैं तो यही कहूंगा, आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाओ। किसी को भी लगे कि मेरे को अनकंफर्ट हो रहा है, बोल दो। अब बोल दो मतलब सब जगह फैला दो, अपने तक मत रखो। किसी से अनकंफर्टेबल हो, 10 जनों को बोल दो, भाई को, मम्मी को, पापा को, सबको खुल के बोलो कि इसने ये, मैं जा रही थी, ये लड़का पंगे ले रहा था मेरे से, ताकि वो अलर्ट हो जाए। उसको नहीं पता वो कौन सा पागल दिमाग उसके अंदर चल रहा है, नहीं जानता कोई। वो छेड़ाखानी कर रहा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ चुकी है, और वो बढ़ेगी तो फिर उसका इंपैक्ट हो सकता है। और आप भी देखें कभी किसी के साथ कुछ ऐसा गलत दिख रहा हो तो वहीं आप विरोध करें, ताकि सामने वाले को वहीं पे शांत किया जा सके। ये मत सोचे कि वो है तो मेरा कौन है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि एवरीबडी नीड टू बी ए प्रोटेक्टर। हर एक को प्रोटेक्टर रहना पड़ेगा। हर एक को ये फील होना चाहिए कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो इसकी जगह मेरी बहन, मेरे घर का कोई मेंबर हो सकता था। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। कोई जानने वाली हो ना हो, हर जगह में प्रोटेक्शन। और जिस दिन ये काहे का डेवलप्ड इंडिया यार, काहे के डेवलप्ड इंडिया की बात करते हो? बंदा सोचता है कि ये डेवलपमेंट है, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही ना। काहे का डेवलपमेंट? और इसलिए नहीं कि एक डॉक्टर हो गई तो क्या क्या कोई डॉक्टर नहीं है, कोई असम की बच्ची है तो वो क्या उसको उसके साथ गलत होना चाहिए? या कोई गांव की है तो उसके साथ गलत होना चाहिए? कोई देहात की है तो उसके साथ गलत होना चाहिए? ये बहुत गलत है हमारे समाज में, बहुत बड़ी गलती। इस पे कौन कंट्रोल करेगा? हर जगह सरकार मौजूद नहीं हो सकती, पर हर जगह हम मौजूद हो सकते हैं। हम ऐसी बातों को आगे बढ़ाएं। और हमेशा किसी के साथ कुछ ऐसा गलत होते दिखे दिखे कोई लड़का बाइक ले लेके रोक रहा है, जाओ, क्या है बे? क्या बात है, क्यों परेशान कर रहा है? घुस जाओ बीच में। ये मत सोचो कि यार उनका मामला, हमें क्या करना है, गर्लफ्रेंड होगी, बुरा मान रखी होगी, प्रजम्पशन लगाने बैठ जाते हैं। हम क्यों इंटरफेयर करें? इंटरफेयर जरूरी है आज की डेट में। अगर लगे कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो आप इंटरफेयर करें। तो ये जो माहौल है ये ठीक नहीं है। पढ़ी लिखी डिग्री भी ऐसा लगती है क्यों ली? कहाँ जी रहे, किस समाज में हम जी रहे? इंसान जानवर से बदतर बनता जा रहा है। जानवर नहीं करता ये चीजें। जानवर जरूर मांस खाते हैं, मार के मांस खाते हैं, पर मांस नोचते नहीं है किसी का ऐसे कि जिंदा उसके मांस नोच रहे हो। तो बस इतना ही कहूंगा बेटे, हम लोग सब जागृत रहे। हमारा क्या फर्ज है? हम लोग सब जागृत रहे। जरूरी नहीं है बचाने वाला जिसको आपके लिए, जिसके लिए खड़े हो रहे हो, वो आपकी बहन ही हो। एक ह्यूमैनिटी के कारण, सिर्फ ह्यूमैनिटी को अलाइव करने के कारण कभी आपको कोई ऐसी घटना दिखे, कभी आपको कुछ ऐसा लगे,
कि हाँ भाई सामने वाला ये डिस्कम्फर्ट में जा रहा है, तो उसको कंफर्ट देने का काम आप करो। तो आप जाइए, मैं देख लूंगा। बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं पे भी हो, इतना भी होना चाहिए। बल्कि बस में लगे ना कभी कि आपको लगे कोई लड़की है, उसका स्टैंड बाद वाला है, मेरा पहले वाला अकेले रह गए, तो हो सकता है उसके बाद वाले पे उतर जाओ, चाहे तो फिर चाहे वापस आना पड़े। अगर आपको लगे कि इसकी सेफ्टी का इशू हो सकता है, तो चाहे वापस आना पड़ जाए। ये छोटे छोटे स्टेप ही हमारे को बचा सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। और कोई सॉल्यूशन क्या है? करोड़ों की पॉपुलेशन है, सॉल्यूशन क्या है? कहाँ पे कौन क्या? जानवर वृत्ति भी क्या बोलूं, जानवरों को तो बदनाम किया जा रहा है। जानवर भी ऐसा नहीं करते। कौन क्या वृत्ति लेके बैठा है, कौन कौन सा सन की बैठा है, कौन जानता है। तो आप बस ये देखें कि आसपास किसी के अगर इस तरीके की व्यवस्था दिखे, कभी भी, भगवान ना करे कभी ऐसे दिखे, मैं कहता हूं, लेकिन अगर कभी दिखे, कभी लगे किसी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वहीं खड़े हो जाना, अड़ जाना, भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कभी कोई गली में जाता है, हो रहा है छेड़ाखानी कर रहा है कोई, या कुछ कर रहा है, या कोई बदतमीजी कर रहा है, तो ये आप बिल्कुल स्टैंड हो जाए उसके लिए। और आप लोगों का भी फर्ज है कि अगर कभी भी कोई ऐसी चीज आए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भगवान ने जबरदस्त दी है, आप मिनट में जज कर लेते हो कि कौन सही है कौन गलत है। भगवान ने इनको बहुत कृपा दी हुई है कि ये आंख, बंदे के आंख से बता देती है उसकी नीयत ठीक है गलत है। तो भगवान ने इतनी सोच दी है, अगर आपको लगे एक या दो बार अनकंफर्ट कहीं भी फील हो, तो अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने सबको रिपोर्ट करो। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं कि हाँ बोलेंगे बुरा लगेगा, मेरा आना जाना बंद कर देंगे। आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इतनी दूर दूर से आते हो, यहाँ रहते हो, तो यहाँ भी आपको लगे कोई डिस्कम्फर्ट हो, आप बताएं। कोई दिक्कत आए कभी किसी से हमें बताएं। अपने आप को सेफ रखें, अपने आसपास भी सेफ रखें, और सॉलिड बने। इसका इलाज है कि ये भी है, सॉलिड बने, हमारी बेटियां सॉलिड बने, ठीक है ना। आजकल सिखा रहे माँ बाप जूडो कुंफो अपनी बेटियों को, अच्छे से धुनाई करेंगे वो आगे आने वाले टाइम। फॉरेन कंट्री में नहीं कर पाते इतनी जल्दी, बेलती बहुत है वो, पकड़ के लाती उठा के कान पे मारती है सीधा। उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आज का जैसा समाज है, ये ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, गलत को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कमजोर नहीं रह सकते आप लोग। आप बहुत पावरफुल हो, हमसे ज्यादा पावरफुल हो। हम शारीरिक रूप से पावरफुल होते हैं, आप आत्मिक रूप से पावरफुल हो। तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा, और स्ट्रांग एंड बोल्ड। बोल्ड, ये मत सोचो बेइज्जती हो जाएगी। कोई दो बार छेड़े ना, तीसरी बार चिल्ला के आओ भीड़ में, हाँ छेड़ ले, खड़ी हो छेड़, ला अपनी मम्मी को, ला भाई को, ला बहन को, ला सबके सामने छेड़ ले, उतार दो उसको वहीं पे। फिर देखो पब्लिक उसका क्या हाल करती है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहे। और मैं वाकई बहुत ही स्तब्ध हो जाता हूं ये चीजें सुन के, और बहुत ही दिल रोता है अंदर से, आपका भी दिल रोता होगा अंदर से, कि भाई सोचो यार, किसी ने, माँ बाप ने कैसे, माँ पेट में रख के पालती है बच्चे को, फिर दूध पिला के बड़ा करती है, फिर माँ बाप उसको गोदी में लेके सो जा मेरी नन्ही परी, और ये वो कंधे पे लेके घूमते हैं, और बड़े होकर उस बच्ची के साथ वहां भेज दिया, उसका रेप कर दिया, मार दिया उसको। क्या ये जिंदगी जीने आई है बेटियां? उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जिसने 30 साल उस बच्ची को पाला होगा, 25-30 साल। बहुत दुख का विषय है। इसलिए हम सब लोग एक प्रोटेक्टर की भूमिका में रहे, और तुम लोग स्ट्रांग रहना। कोई ज्यादा कभी ऐसी सिचुएशन आए, मार दो हारे को, निपट लेंगे भाई, खत्म कर दो बंदे को। ऐसे को तो जो ज्यादा अति करे ना, उसको ये नहीं कि मार के भागो, उसको जान से मार दो, देखी जाएगी बाद में। छोड़ो मत ऐसे इंसान को। जो इज्जत पे आए ना ज्यादा, कि वो करने लगे गलत,
जान से मार दो उसको, कुछ भी उठा के, पीठ उठा के सिर फोड़ दो उसका इमीडिएटली। सोचो मत दोबारा, कुछ नहीं होता, 2 घंटे में थाने से बाहर आ जाते हैं, कोई बदनामी नहीं होती, बल्कि और बदनामी होगी। फोटो और खिंचवाओ साले की, फोटो अखबार के अंदर, ये देखो ये क्रिमिनल आदमी जो घूम रहा है समाज में। सोचना मत इसमें कभी, और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, और अपने छोटे भाई बहनों को भी स्ट्रांग बनाओ। घर में जो छोटी बच्चियां हो, कोई भी हो, सबको स्ट्रांग बनाओ, ठीक है ना। तो ये जरूरी है भैया, ये टॉपिक मेरे को जरूरी आना था बाहर, क्योंकि मेरे को बड़ा अंदर वो लग रहा है। मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फांसी हो जाएगी, क्या क्या फर्क पड़ेगा, समाज सुधरेगा उससे? डर जो बैठ गया समाज में, वो कुछ होगा उसका? नहीं होगा। वो अंदर, आपको जाएगा, किसी को कहो कोलकाता वहां पे हॉस्पिटल में जाके वहां पे नर्सिंग का कोर्स कर ले, कोई जाएगा करने? ओके। और बाकी जो वहां पे नर्सिस होंगी, स्टाफ होंगी, वो कैसे रहेंगी? उनको तो रोज खौफ होएगा कि मेरे बगल वाले कमरे में सोती थी, उसके साथ ये हुआ, मैं कैसे रह लूं यहाँ पे? आपके साथ वाले कमरे में कोई लटक के मर गया, आप रह पाओगे वहां पे? नींद नहीं आएगी तुम्हें महीना भर तक, लाइट जला जला के सोओगे, बत्ती जला जला के, और 4 बार उठ के देखोगे क्या हुआ। ये खौफ पैदा होता है समाज में। तो थोड़ा ध्यान रखें, विजिलेंट रहें, और सम्मान करें, और ज्यादा अपने बुद्धि को इधर उधर ना दौड़ाएं, पढ़ाई में रखें, और अपना कभी भी लगे कुछ गलत हो रहा तो आवाज जरूर उठाएं, ठीक है ना। और हमें ही रक्षक बनना पड़ेगा एक दूसरे का, कोई नहीं बनेगा, हम ही एक दूसरे के सपोर्टर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, रीड द केस स्टडी केयरफुली एंड लिंक अप विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। फिर एग्जाम में क्या करना है, गिव रेलेवेंट प्रोविजन, और स्पीड से करनी है केस स्टडीज है। गिव रेलेवेंट प्रोविजन, गिव रेलेवेंट प्रोविजन, रेलेवेंट प्रोविजन दे दो। फिर इसके नंबर नहीं होते, इस स्टेप के नंबर नहीं होते, मैंने देख लिया। फैक्ट्स ऑफ द केस, ये 1-2 लाइन में दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। फिर सीधा जाओ फाइंडिंग्स पे। फाइंडिंग्स मतलब सॉल्यूशन, फाइंडिंग्स मतलब सॉल्यूशन, फाइंडिंग्स मतलब सॉल्यूशन। तो पहले केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है, और रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ से लिंक करना है। केस स्टडी को ध्यान से पढ़िए एंड लिंक अप विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। फिर रेलेवेंट प्रोविजन दो, सेक्शन दो, एक्ट दो। सेक्शन याद नहीं तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, खत्म। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, खत्म। सेक्शन याद नहीं है तो, पर अगर याद है, कंफर्म है, तब देना, डाउट है मत देना। सेक्शन का नंबर मत देना, डाउट हो तो, पक्का याद हो तभी देना। फिर फैक्ट ऑफ द केस बता के अपना सॉल्यूशन देना शुरू करो, और स्पीड से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं तो छूटेगा एग्जाम। तो ये केस स्टडी करने का पैटर्न रहता है, ठीक है। अब आइए चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर बाकी चीजें भी चलती रहेंगी। आइए, मैं तो मानता हूं यार, इतना कंट्रोल हो ही नहीं सकता। 140 करोड़ की आबादी है, कोई इतना कंट्रोल नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, हर जगह कोई ना कोई रक्षक बन के मौजूद रहे, तभी ऐसा बचाव हो सकता है। आप सिर्फ जागरूकता फैलाएं कि जहां भी कोई बिटिया हो, उसका कोई ना कोई रक्षक जरूर हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे दोस्त के रूप में हो, चाहे अनजान रूप में ही हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। बी ए प्रोटेक्टर नॉट द डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना।
डिस्ट्रॉयर तो हम नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टर बने, प्रोटेक्टर बने। आपके भी घर में होंगी भाई बहनें होंगी, आपको भी डर लगेगा, लगता है कि यार कुछ नहीं पता ना, उधर असम का केस, उधर महाराष्ट्र का केस, उधर बंगाल का केस, ये तो वो है जो रिपोर्टेड हो जाते हैं, और कितने होते होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सेफ वातावरण हम लोग बनाए मिलके, हम लोग ही मिलके बना सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बाहर से नहीं आएगा, हम लोग ही मिलके बनाएंगे एक अच्छा सुरक्षित वातावरण। हम लोगों को ही एक अपना हाथ से हाथ बांध के एक जाल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कोई भी गलत आदमी एंट्री ना कर सके, और कर सके तो हम उसके लिए खड़े हैं पहले, ठीक है ना। और बाकी ये हमारा देश का कानून भी तो लचर है ना, 24 घंटे में फांसी हो जाती है बाहर के देशों में, 24 घंटे के अंदर अंदर। कोई रेपिस्ट को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहने देते, किसी देश में गोली मार दी जाती है, किसी देश में फांसी लगा दी जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। अब यहां तो भैया पहले दुनिया जहान के तो टेस्ट होंगे, और शर्म इस बात पे आती है 25-30 मतलब 20-23 लॉयर तो अगेंस्ट वाले का लड़ रहे हैं भाई साहब, उसका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 23 लॉयर खड़े होके। इस देश में हम रह रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे लॉयर उसका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका, रेपिस्ट का, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, 23 लॉयर उसका फॉर्म भर रहे हैं उसको बचाने के लिए। ये देश में हम रह रहे हैं, 23 एडवोकेट कोर्ट में जाके कहते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। एक भी बंदा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए ऐसे केस में, और 23 बंदों की टीम खड़ी है पूरी। देखो मुकदमे की कॉपी उठा के होश उड़ जाएंगे। मतलब एक एडवोकेट पैरवी कर रहा है और 23 एडवोकेट उसके साथ जा रहे हैं इस चीज के लिए। ये रेप केस नहीं है। ऐसे तो हमारा देश चल रहा, ऐसे तो लोग हैं हमारे देश में। इनको तब भी लॉयर बनना चाहिए जब इनकी खुद की बेटी के साथ ऐसे हो, तब बनो लॉयर तुम अगेंस्ट वाले के, तब तुम्हें पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। ऐसे लॉयर को तब खड़ा होना चाहिए, तब खड़े हो अपोजिशन वाले के साथ में कि देखो मेरी बेटी के साथ इसने कुछ नहीं किया, लड़ उसका केस, कमा पैसा। ये तो हालात है हिंदुस्तान के। क्या हिंदुस्तान हम पेट्रोइज्म की बात करते हैं, एक देश को तो हमारे से ऐसे तो लोग हैं हमारे देश में, बताओ मुकदमा लड़ रहे हैं भाई खड़े होके उस बंदे का। एक वकील ढूंढना मुश्किल हो जाना चाहिए ऐसे बंदे को तो। चलिए चैप्टर नंबर 21, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अरे भैया वो करवा दिया ऑलरेडी, आपको माइनर वाला पढ़ा है, चार्ट वही है, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आइए जरा शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन एंड, बोलिए एवरीबॉडी, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म पहले बताइए ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है? बोलो बेटे, ऑप्शनल है, कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैसे कराएंगे? या तो बाय पोस्ट या बाय हैंड डिलीवरी, जाके डॉक्यूमेंट जमा कराओ, या तो बाय पोस्ट भेज दो या बाय हैंड डिलीवरी। किसके पास जाओगे? टू द रजिस्ट्रार ऑफ एरिया। रजिस्ट्रार का मतलब लिख लो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार का मतलब लिख लो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। टू द रजिस्ट्रार ऑफ एरिया वेयर प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड। उस एरिया का रजिस्ट्रार जहां पे फर्म का बिजनेस सिचुएटेड है या सिचुएटेड होने जा रहा है। तो बेटे फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट कैसे भेजोगे? बाय पोस्ट और बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट और बाय हैंड डिलीवरी। किसके पास जाओगे? टू द रजिस्ट्रार। टू द रजिस्ट्रार मतलब, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है ना। ऑफ द एरिया वेयर प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड। क्या क्या जानकारियां लेके जाओगे? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म
फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, ठीक करो, FORM। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, बताया गया फॉर्म, बताई गई फीस और बताए गए पर्टिकुलर। क्या लेके जाएंगे बोलो? बताया गया फॉर्म। अरे व्हाइट पेपर पे थोड़ी अप्लाई करते हैं, व्हाइट पेपर पे एप्लीकेशन जाएगी क्या रजिस्ट्रेशन की? बोलो। बताया गया फॉर्म, भैया हर जगह रजिस्ट्रेशन कराने जाओ फॉर्म भरना पड़ता, नहीं भरना पड़ता? तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, इसका भी कोई ना कोई होगा या नहीं होगा? अब हमें तो पता नहीं कौन सा होगा, मान लो, तो क्या लिखोगे? प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है बोलो बेटे? बताया गया। तो तीन चीजें तो हर जगह जाती है रजिस्ट्रेशन में, बताया गया फॉर्म, बताई गई फीस और बताए गए पर्टिकुलर्स। क्या क्या पर्टिकुलर जाएंगे? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, नेम ऑफ अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस कौन से होंगे, मतलब ब्रांच वगैरह कोई खोली हो तो, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर, किसका पार्टनर ने कब कब ज्वाइन किया, नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि सर आपका नेम इन फुल क्या है, तो मैं बोलता हूं धर्मेंद्र मदान, नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। फिर एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो, फॉर्म भर दिया, फीस लगा दी, साइन कौन करेगा? ऑल पार्टनर्स। साइन कौन करेगा? या देयर एजेंट स्पेशली ऑथराइज फॉर दिस पर्पस। एजेंट भी ऑथराइज कर सकते हो इस पर्पस के लिए कि एजेंट साइन, एजेंट को अटर्नी दे देते हैं ना, पावर ऑफ अटर्नी, तो फिर एजेंट साइन करेगा, पार्टनर आप बन जाओगे। आगे जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाए कि रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोविजन पूरे कर दिए गए हैं, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोविजन पूरे कर दिए गए हैं, तो वो एंट्री कर लेगा कहां पे? रजिस्टर ऑफ फर्म में। कहां पे एंट्री करेगा बोलो? और उसके बाद फाइल कर लेगा स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी कर देगा। पर रजिस्ट्रेशन तभी कंप्लीट मान लिया जाएगा जब प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फीस और पर्टिकुलर के साथ डिलीवर कर दिया रजिस्ट्रार पे और रजिस्ट्रार ने फाइल कर लिया। जब रजिस्ट्रार ने फाइल कर लिया, हाँ भाई, सर्टिफिकेट बाद में आता है, जब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट फाइल कर लिया अपने पास, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है ना? रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्री करना वो उसका रूटीन वर्क है। आपने एक बार डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये जरा ध्यान से पढ़िए, टॉपिक नंबर 1 डन डन डन। पहला टॉपिक डन हो जाता है। पढ़ो उसे, पढ़ो, फिर से रिपीट कराऊंगा इसको। पढ़िए। बेटे सिंपल बात है, दुनिया में कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने चले जाओ, आप कहीं पे भी किसी भी चीज में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, फॉर्म तो भरना पड़ता है। कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, स्कूल का स्कूल में एडमिशन लेना, एडमिशन फॉर्म भरते हैं ना, या यहाँ पे आए होगे तो फॉर्म भरा होगा ना। तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फीस, प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर क्या क्या देंगे कोई भी बता देगा, फीस तो जाएगी रजिस्ट्रेशन की, बिना फीस के रजिस्ट्रेशन थोड़ी होते हैं। अब बताओ, सुनो, क्या क्या पर्टिकुलर देंगे? फर्म का नाम, बिजनेस कौन सा है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनर कौन कौन है, उनके नाम पते बताओ, कितने टाइम के लिए फर्म बनाई है बताओ, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर बताओ। फिर साइन कौन करेगा? साइन कौन करेगा? ऑल पार्टनर ऑफ देयर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट स्पेशली ऑथराइज्ड फॉर दिस पर्पस। फिर सारे डॉक्यूमेंट जब रजिस्ट्रार को फाइल कर दोगे तो रजिस्ट्रार क्या जारी कर देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो तभी कंप्लीट मान लिया जाएगा जब सारे डॉक्यूमेंट आपने फाइल कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट आपने पढ़ लो। 2 बार पढ़ा दिया, अब आराम से पढ़ लो, कोई डाउट हो पूछो। रीड इट वेरी वेरी केयरफुली, वेरी इजी टॉपिक, वेरी आसान टॉपिक, मजेदार एकदम।
चला रहे गाड़ी। अच्छा मुझे बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्या फर्म बंद हो जाती है? क्या फर्म बंद हो जाती है या नहीं होती? नहीं होती। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे फर्म बंद नहीं होती। हाँ, अगर सारे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डिसोल्व हो जाए तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहा जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग होता है। ठीक है ना? अभी रुको, देखते हैं इसकी, अभी चर्चा करनी है बाद में। हाँ, अभी इसी को पढ़ लेते हैं टॉपिक को, वरना बाकी टॉपिक तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? बोलो। फर्म का पुनर्गठन, दोबारा से गठन होगा। कब कब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। तो यहां पे क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का डिसोल्यूशन होता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लीगल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के बीच में, हेलो, सारे पार्टनर्स के बीच में लीगल रिलेशन क्या हो जाएगा? कम टू एन एंड, खत्म, समाप्त, फिनिश। फर्म क्या हो जाएगी? क्लोज। हेलो, हेलो, अकाउंट्स पढ़ते हैं थोड़ी देर। अकाउंट्स पढ़े? चलो, दिमाग लगाना, क्वेश्चन पूछूंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड आंसर। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन के पार्टनरशिप के टाइम पे बुक्स क्लोज नहीं होती। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे बुक्स क्लोज, लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे बुक्स क्लोज हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नहीं होता, लेकिन वहां क्या होता है? फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होता है। जब सारे पार्टनर के बीच में लीगल रिलेशन खत्म हो, एबीसी तीन लोग मिलकर फर्म चला रहे थे, उन्होंने फर्म बंद कर दी, ए अपने रास्ते, बी अपने रास्ते, सी अपने रास्ते, हंसते हंसते, तो फर्म कर दी डिसॉल्व। ठीक है, आसान सी चीज है, पढ़ो, डिफरेंस पैक करते हैं। ज्यादा हिम्मत नहीं है भैया, आज जितना था आज करा दिया, अगली क्लास में पैक करा दूंगा, कोई आप। चलिए आइए देखें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? बिजनेस क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यू। बिजनेस क्या हो जाता है? बोलो, अरे आवाज आनी चाहिए। बिजनेस क्या हो जाता है? लेकिन यहां पे बिजनेस का कंटिन्यूअस इफेक्ट नहीं होता। बिजनेस का कंटिन्यूअस इफेक्ट केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? बोलो, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहां फर्म वाइंड अप हो जाती है, रियलाइजेशन होता है। यहां पे केवल क्या होता है? रिवैल्यूएशन। क्या होता है? बोलो, एक फर्म कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिसॉल्व हो सकती है। एक फर्म, बोलो ना, एक फर्म कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिसॉल्व हो सकती है, पर एक पार्टनरशिप कोर्ट के ऑर्डर पे डिसॉल्व नहीं होती। फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होता ही है। जब सारे पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तभी तो फर्म डिसॉल्व हो रही है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो।
आगे या फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, यहाँ पे फाइनल क्लोजर नहीं होता। यहाँ तो कंटिन्यू रहेगा ना बिजनेस, रहेगा या नहीं रहेगा? पढ़ लीजिए डिफरेंस। टॉपिक नंबर 4 भी आपका डन। बस अब 3 टॉपिक रह गए हैं, अगली क्लास में कराऊंगा, अभी और हिम्मत नहीं है। पढ़ लीजिए, चलने दो भैया अभी। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्या हो बेटा? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आराम से। फर्म का डिसोल्यूशन कोर्ट भी करवा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन को एडमिशन किसी का जबरदस्ती कोर्ट करवा सकता है। हाँ भाई, फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट करा सकता है कोर्ट जबरदस्ती, या किसी पार्टनर को डेथ करा सकता है या रिटायर करा सकता हो? नहीं। फर्म का डिसोल्यूशन कोर्ट करवा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप डिसोल्व नहीं करा सकता जबरदस्ती कोर्ट। फिर जब पार्टनरशिप डिसोल्व होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल क्लोज नहीं होती, लेकिन फर्म जब डिसोल्व होती है तो फाइनल क्लोजर होता है। जब पार्टनरशिप क्लोज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जब फर्म क्लोज होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। 1-2 तो खुद भी याद करोगे, निकम्मो, कर लो। सारे बोलता है जब 5 है, 3 तो याद ही करा दिए, 2 याद कर लो, खत्म करो कहानी। अरे टाइम बता भाई, बताइए टाइम। थोड़ा होमवर्क दे दे क्या? ये तो याद कर रही है, थोड़ा होमवर्क ले लो। होमवर्क, होमवर्क। देखो चैप्टर 2 के एक तो एमसीक्यू कर लेना, किए थे पहले, 1 के किए होंगे, 2 के नहीं किए ना। ये तो अभी कर लेना आप बैठ के, एमसीक्यू तो अभी कर लेना, मिल मिल के करो तो जल्दी हो जाते हैं इसलिए, है ना। और बाकी ऑलरेडी तुम पे बहुत काम है। ये चैप्टर 2 खत्म कर लिया ना आपने, अपने आप में बहुत बड़ी महारत है। चैप्टर 2 पे ध्यान दो पूरा, सारी जान इसी में है। और फिर 3 में तो 2 ही टॉपिक तैयार करने हैं अभी आपको। चैप्टर 2 के बहुत क्वेश्चन है यार, लास्ट क्लास भी कहते कर लेना, करो इनको बैठ के। पार्टनरशिप पूरा फिनिश करो, अगली क्लास में पैक है ये एक्ट आपका। इनफ फॉर टुडे, जबरदस्ती नहीं खींचूंगा, आज थोड़ी देर पहले फ्री। ज्यादा जिसको लग रहा है जल्दी है, बैठ के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। चलो हाँ करो, पैक करो। थैंक यू।